हाय बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। माई सेल्फ रंजीत गुप्ता। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर 5 जो कि क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, इसके पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया ये था आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मीन्स मैग्नेटिज्म को हम रिलेट कर रहे थे किससे, मूविंग चार्ज से। बट अभी क्या है, हम मूविंग चार्ज के जगह पे क्या मैटर से हम रिलेट करेंगे किसको, मैग्नेटिज्म को। ठीक है, तो देन इस लेक्चर में हम सबसे पहला टॉपिक ये डिस्कस करते हैं कि आपका जो मैग्नेट है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैग्नेट आपका है तो मैग्नेट के दो पार्ट आप कर सकते हो। एक तो ये कर सकते हो आप टेम्परेरी मैग्नेट, दूसरा है परमानेंट मैग्नेट। ओके, तो टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया पूरा चैप्टर, वो क्या था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स मैग्नेटिज्म ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसा कि हमने उसमें आपने देखा कि हम कोई भी करंट कैरिंग कॉइल लेते थे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता था, मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता था। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। या सोलेनाइड जो हमने डिस्कस किया या टोराइड जो भी डिस्कस किया, ये सब किस में आते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टेम्परेरी बोलने का रीज़न ये है बिकॉज जब तक इस कॉइल में करंट फ्लो करती तभी तक क्या होती, मैग्नेटिज्म शो करती, अदरवाइज मैग्नेटिज्म जो है लॉस हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट इसके जस्ट अपोजिट परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिज्म अगर किसी भी मैटर में एक बार हमने या किसी भी वजह से उसमें आ गई तो जल्दी से लॉस नहीं होती है। ठीक है, जल्दी से लॉस ना होने का मतलब उसके साथ अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हीट करते हो या उस पर हैमरिंग करते हो तो ही उसकी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है लॉस होती है। ठीक है, जैसे आप बार मैग्नेट के एग्जांपल ले सकते हो। बार मैग्नेट के केस में क्या होता है कि आपने लैब में यूज़ किया होगा कि बार मैग्नेट एक बार आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई तो वो जल्दी से लॉस नहीं होता, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट की कैटेगरी में रखते हैं। देन नेक्स्ट, अब परमानेंट मैग्नेट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा आप बोल सकते हो नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो आपका जो सबसे फर्स्ट टाइम जो मैग्नेट की डिस्कवरी हुई ये किसकी वजह से हुई, नेचुरल मैग्नेट की वजह से। इसमें ये देखा गया कि आयरन ओर के अंदर, ठीक है, आयरन ओर में एक आपका एक अलग टाइप का आयरन ओर है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड जिसे क्या बोलते हैं, लोड स्टोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर का आयरन ओर होता है जो क्या होता है कि एक अलग प्रॉपर्टी रख रहा था। मीन्स ये दूसरे आयरन पीसेस को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो मीन्स यहाँ से मैग्नेटिज्म की बेस स्टार्ट हुई। देन ये हो गया नेचुरल का मैग्नेट, बट ये बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इसका एकदम मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। और प्लस दूसरी चीज़, जब इसको कमर्शियली यूज़ करेंगे तो हमें जिस भी शेप का, जिस भी साइज़ का चाहिए हमें कन्वेंशनली वहाँ पे नहीं अवेलेबल होता था। इसलिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसे आपने देखा होगा डोर वगैरह में यूज़ किया जाता है, स्पीकर्स में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आप लैब में एज ए बार मैग्नेट या हार्सो मैग्नेट हम यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये नॉर्मल नेचुरल मैग्नेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिस भी शेप का, जिस भी साइज़ का चाहे हम वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन तो ये तो हो गया अपना क्या हो गया, मैग्नेट का क्लासिफिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट में मेनली क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दें। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहे हैं, मैग्नेट, और यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में सबसे पहली चीज़ तो आपको दिख रहा है, ये हमने पहले ही बोल दिया कि ये टेम्परेरी होता है और ये क्या होता है, परमानेंट। ठीक है, मतलब ये जब तक करंट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका करंट फ्लो करती तभी तक यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, अदरवाइज लॉस हो जाती है। बट परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, ये फिक्स होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी पोलैरिटी जो है आपकी फिक्स नहीं होती। ठीक है, मीन्स फर्स्ट डिफरेंस आप अगर हम कहें, मेन डिफरेंस जो है इसकी पोलैरिटी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, पोलैरिटी आपकी वैरी करती है।
ठीक है, पोलैरिटी आपकी वेरी कर जाती है। और यहाँ पे जो होती है पोलैरिटी इसकी क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स होती है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स लगाने की जो उसकी कैपेसिटी है, उसको आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में नंबर ऑफ टर्न्स को आप चेंज कर दो, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल जो कोर आप यूज़ कर रहे हो उसको चेंज कर दो, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या करते हैं, वेरी कर जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि परमानेंट मैग्नेट में एक बार किसी भी मैग्नेट में जो स्ट्रेंथ आ गई वो स्ट्रेंथ फिर से वेरी नहीं करेगी, ठीक है, वहाँ पे वो फिक्स हो रहती है, ठीक है। जैसे आपने एक बार मैग्नेट लिया तो वहाँ पे क्या उसकी जो भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स रहेगी, वो उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नॉर्मली नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये आपका रहता है कि उसमें करंट का अमाउंट आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ को। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पे करके या उसके आयरन कोर को चेंज करके, मीन्स कोर के मटेरियल पे डिपेंड भी करता है। तो इस तरीके से उसकी जो आपकी कह सकते हो कि स्ट्रेंथ होती है ये वेरी कर सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होती है फिक्स होती है। तीसरी चीज़ जो होती है कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और जो आपका परमानेंट मैग्नेट होता है ये वीक होता है। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे हम करंट का अमाउंट बढ़ा के भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें जनरली साइज के हिसाब से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट दो अगर हम सेम साइज का लें तो दोनों में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके, बट परमानेंट मैग्नेट क्या होगा, वीक होगा, ओके। देन ये क्या हो गए, नॉर्मल इनके बीच की डिफरेंस हो गई। तो बच्चों अब यहाँ पे जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा था चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पूरा चैप्टर जो है मैग्नेटिज्म से एकदम क्या करता, कोरिलेट करता, मीन्स इसका हम इलेक्ट्रोस्टैट से पूरा हम एनालॉग कर सकते हैं किसका, मैग्नेटिज्म का, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जैसे हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, चार्ज पढ़ा था, ठीक है। तो चार्ज की जगह पे हम एक्चुअली में क्या यहाँ पे पढ़ेंगे, मैग्नेट। तो एक्चुअली में जानेंगे कि उसका एटॉमिक व्यू क्या होता है। जैसे हमने चार्ज का एटॉमिक व्यू देखा था, उसी तरीके से मैग्नेट का भी एटॉमिक व्यू देखते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कि एटॉमिक व्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसा चार्ज में हमने क्या देखा था कि चार्ज में कोई भी एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और उसके ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों पे जो चार्ज होता है प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं जब नॉर्मल स्टेट में होते हैं, मीन्स जब इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, उसके ऑर्बिट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र करने पे ही जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होता था तो क्या होता था, पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में होता था तो क्या होता था, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता था। उसी तरीके से मैग्नेटिज्म भी क्या है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, स्टील एक्सेट्रा को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी मैग्नेट की डिफिनेशन। अब यहाँ पे मैग्नेट का एटॉमिक व्यू देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि कोई सब्सटेंस क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, और किसी सब्सटेंस में मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता। तो आप एटॉमिक व्यू देखोगे तो यहाँ पे देखोगे चार्ज और मैग्नेट दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, ठीक है, मीन्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि मैग्नेटिज्म का एटॉमिक व्यू। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, हमने एटॉमिक व्यू यहाँ पे डिस्कस करें, सो हम यहाँ पे लेते हैं कोई भी एटम हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई एंटी क्लॉकवाइज करता है तो कोई उसी का पेयर होता है जो क्लॉकवाइज कर रहा होता है, ठीक है, मीन्स ये सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जैसे ये सपोज करते हैं कि ये किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये हमने देखा कि सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से ये रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इसकी स्पीड जो है एक्चुअली में कितनी है, b है, और इस ऑर्बिट की रेडियस कितनी है, r है। तो बिकॉज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज पार्टिकल है, तो ड्यू टू द चार्ज अगर मूविंग स्टेट में होता तो क्या प्रोड्यूस करता, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये हुआ
कि आपका जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये करंट के इक्विवेलेंट होगा, और करंट के इक्विवेलेंट होने का मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसमें सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये एज ए आप कह सकते हो कि करंट कैरिंग लूप बन गया, और इस लूप का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मीन्स यहाँ पे हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमेशा आपका क्या होता है, मैग्नेट के केस में हमेशा एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था, तो वहाँ पे किसी भी मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डिस्कस किया था, यम इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, ये हो गया I इंटू ए, मीन्स ये हो गई I क्या हो गई, करेंट ऑफ दैट लूप, A इज़ द एरिया ऑफ द लूप। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट डिस्कस यहाँ पे होगी। तो करंट I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी यहाँ पे ले। तो आप बिकॉज यहाँ पे देख सकते हो कि चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का हम इक्विवेलेंट करंट अगर देखें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, और हम एक पूरी राउंड के लिए अगर हम टाइम देखें इसमें, तो एक राउंड में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड को हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, I इक्वल टू ई बाई टी, मीन्स क्यू की वैल्यू हमने क्या रख दिया, E रख दिया, बिकॉज चार्ज जो है कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका एक राउंड जो आपका कंप्लीट करेगा उसका जो टाइम होगा उसको हम टाइम पीरियड T से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओके, देन T की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो T की वैल्यू आप बोल सकते हो यहाँ पे T इज इक्वल टू टाइम है, तो आप बोलोगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो देन डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई r, मीन्स इस सर्कुलर ऑर्बिट के सरकमफ्रेंस के इक्वल ये डिस्टेंस कवर करेगा। वेलोसिटी हमने ऑलरेडी बोल रखा, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। देन ये हो जाएगा 2 पाई r अपान v, ये हो गया। और इस करंट कैरिंग लूप जो आपका ये बन रहा है, इसका एरिया कितना होगा, एरिया अगर हम कहें, एरिया की वैल्यू पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगी इस लूप की एरिया, बिकॉज रेडियस r है तो क्या हो जाएगी, पाई r स्क्वायर। देन इस टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये आ जाएगी I की वैल्यू E अपान T की वैल्यू 2 पाई R अपान V, देन I इक्वल टू ई बी, ये B ऊपर चला गया, देन ई बी अपान 2 पाई R। तो ये तो हो गई करंट की वैल्यू। तो मीन्स ये हम ये कह सकते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये किसके इक्वलेंट होता है, करंट के इक्वलेंट होता है, जिसमें वैल्यू कितनी होती है उस करंट की, ए बी अपान 2 पाई आर, जहाँ पे उसकी वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, देन करंट के इक्वलेंट हो गया, सो ये मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो लूप होगा बिहेव कैसे करेगा, एज ए मैग्नेट। ओके, तो एज ए मैग्नेट जब ये बिहेव कर रहा होगा तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल भी होगा। तो आप राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें इस करंट कैरिंग लूप की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हो आप करंट की डायरेक्शन कौन है, ये है आपकी करंट की डायरेक्शन में आप इसको मूव करोगे, देन थंब क्या बताएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आप कहोगे इस समय इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो इसका मतलब इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर मूव करती है, अंदर की तरफ। ठीक है, आपका यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ, बिकॉज ये इनसाइड के लिए ना, आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। ओके, देन इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई इसकी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू जब मिल गई तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी मैग्नेट, ठीक है, हमेशा किस में होता है, डायपोल में होता है। डायपोल मतलब उसमें नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है, कंपलसरी होते हैं, मतलब दोनों एक साथ पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। बट चार्ज के केस में क्या होता है कि चार्ज में हम डायपोल बनाते हैं, ठीक है, एक चार्ज सिस्टम बनाते हैं, मीन्स एक आप पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज को रखते हैं स्मॉल डिस्टेंस, देन उसको डायपोल बोलते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी क्या होता है, हमेशा डायपोल के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसकी जो स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए क्या निकालते हैं हम,
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यम इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ए किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सो हम इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देन हमने इसकी इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट कर ली आई इक्वल टू ई बी अपॉन 2πr एंड उस लूप का एरिया कितना कैलकुलेट कर दिया πr स्क्वायर। सो सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। देन यम इक्वल टू हो जाएगा आपका, यम की वैल्यू यहाँ पे आई की वैल्यू हमने निकाल दी ई बी अपान 2πr, ये हो गया। देन एरिया कितनी है πr स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल ये और एक आर से एक आर ये कैंसिल। देन ये क्या हो गया 1/2 ई बी आर। तो ये हो गया किसी भी इलेक्ट्रॉन का जब भी ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होगी तो उस समय इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा हाफ ई बी आर, ठीक है। ई बी आर का क्या होगा 1/2 टाइम्स होगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसमें क्या होती है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन किस तरफ होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ठीक है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से किस तरफ होता है नॉर्थ की तरफ। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी यम, ये आ जाएगी इस तरफ होगी, बिकॉज साउथ इधर हमने लिया नॉर्थ ये लिया, साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो आप ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट 1/2 ई बी आर आ गया, ठीक है। तो ये अभी आप देख सकते हो इस ओरिएंटेशन में कर रहा मीन्स ये एंटी क्लॉक मूव कर रहा है। तो उस केस में एंटी क्लॉक के केस में आपका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है ये अपवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है तो आपका होगा तो क्या होगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो आपको पता है कि आपके ऑर्बिट में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में होते हैं, तो कुछ पेयर में होते हैं कुछ अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये पेयर्ड है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसके जस्ट अपोजिट मूव करेगा, इसके जस्ट अपोजिट मूव करेगा सेम वेलोसिटी से सेम रेडियस की ऑर्बिट में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ये इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एकदम सेम अमाउंट का मिल जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देती। तो यही रीज़न होता है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, तो एक्चुअली में देखा जाए तो सारे सब्सटेंस में क्या एटम है और हर एटम में क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सारा जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस ही है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जैसे हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है चार्ज होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, बट जैसे ही वो क्या होता है डिसबैलेंस होते हैं मीन्स सॉरी अनबैलेंस होते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो क्या हुआ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक होना या मैग्नेटिक बिहेवियर ना शो करना वो डिपेंड करता है कि उसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे, किसके उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे होंगे तो उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पेयर्ड होने का मतलब एक क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो दूसरा उसी ऑर्बिट में एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा। तो जिसमें क्या होता है दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं। बट सपोज करिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसमें हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हुए भी क्या होता है उनका जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है कि वहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे क्लासिफिकेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे आपका 3 तरीके का मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्सटेंस डाया पैरा या फेरो के कैटेगरी में आते हैं। देन तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर सब्सटेंस में क्या होता है मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, बट जहाँ पे अनबैलेंस होता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है और जब ये बैलेंस रहते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। मीन्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो डायपोल मूवमेंट जो होते हैं क्या होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। देन ओके,
सो इस तरीके से किसी भी आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है 1/2 EV/r होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एटॉमिक व्यू है या मॉडल है किसका, मैग्नेटिज्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से हम पूरा आगे डिस्कस करेंगे, आगे और भी जो क्लासिफिकेशन करेंगे सब मैटर्स का, इसी के बेस पे ही हम वहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो जैसा हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट में हमने सबसे पहले चार्ज को इंट्रोड्यूस किया था, चार्ज का एटॉमिक मॉडल देखा था हमने, देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। ठीक है, उसी तरीके से अब एकदम हम पहले से ही आपको बोल रहे हैं क्या है कि मैग्नेटिज्म जो आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोरिलेट करता है एकदम से। ठीक है, हम उससे यहाँ पे पूरा का पूरा एकदम से अनलॉक करेंगे, मीन्स उससे इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, देन अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि कोई भी मैग्नेट जो है किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मीन्स किसी मैग्नेट, जैसे सपोज दैट ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास आप दूसरा कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे मेनली क्या देखा जाता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसको अगर आप आयरन, निकल, कोबाल्ट तीनों में से कोई भी किसी मैग्नेट के नेबर में ले जाओगे तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल नहीं करेगा। जैसे आपका चार्ज होता था, चार्ज क्या करता था कि किसी भी चार्ज के पास हम कागज़ के छोटे टुकड़े लेके जाते हैं तो क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। उसी तरीके से इसके अंदर भी क्या होती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है कि मीन्स कोई भी मैग्नेट हो, ये सपोज दैट ये कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल, तो इसके पास कुछ भी आयरन, निकल, कोबाल्ट कुछ भी ले जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी फ्री मैग्नेट को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो क्या होता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिज्म भी है, अर्थ की मैग्नेटिज्म की वजह से कोई भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हो तो ये रोटेट करके, जैसे भी सपोज दैट इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है, अब हमने इसको सस्पेंड ऐसे कर दिया हुआ, तो अगर ये रोटेट करने के लिए फ्री है तो ये किस तरफ ऐसे अलाइंस हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइंस हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम करते हैं वहाँ पे आपके कंपास नीडल में। कंपास नीडल में होता है क्या है कि एक आपकी मैग्नेटिक नीडल होती है इस तरीके से, ये आपका कंपास नीडल के अंदर एक मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से प्लेस्ड होती है, और इस नीडल को हम कहीं भी रखें तो ये अपने एक्सिस में रोटेट करने के लिए फ्री होती है, तो ये हमेशा किस डायरेक्शन में रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इसकी हेल्प से हमेशा हम क्या पता करते हैं, डायरेक्शन भी पता करते हैं। ठीक है, इसीलिए इस मैग्नेट के इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे आपको चार्ज के केस में याद होगा कि किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के नेबर में हम दूसरा ऑब्जेक्ट रखते थे तो उसको क्या होता था, दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चार्ज आ जाता था, तो जिसे हम क्या बोलते थे, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। तो उसी तरीके से इसके अंदर भी क्या होती है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। मीन्स अब इस मैग्नेट के कांटेक्ट में सपोज दैट कोई एक रॉड हमने रख दिया, आयरन रॉड है ये रॉड रख दिया, देन अब ये रॉड क्या हो गया, एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरा रॉड अगर हम लेके आएँ, अब इससे हम टच करें यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि ये रॉड जो होगा इसको अट्रैक्ट करने लगेगा, ये रॉड दूसरी रॉड को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, किसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से। तो मीन्स ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हुई है किसकी वजह से, इस मैग्नेट की वजह से हुई है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ठीक है, या ये कहो कि आप किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट को हम क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या नेबर में, किसी मैग्नेटिक फील्ड के नेबर में भी रख दें, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उस दूसरी ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट उसके बाद मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मीन्स जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये कोई मैग्नेट है, सपोज ये है, इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका क्या है, साउथ पोल है। अब यहाँ पे ये दोनों पेयर में हैं ये पोल। ठीक है,
अब हम सोचेंगे कि इसका नॉर्थ पोल हम अलग कर दें और साउथ पोल को अलग कर दें। तो सपोज़ करिए कि यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो लेकिन जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे दो अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे इस तरीके के। तो यहाँ पे ऑलरेडी नॉर्थ है ये, और यहाँ पे यहाँ पे साउथ है ये। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे साउथ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल फिर से बन जाएगा। मीन्स कभी भी कितना भी आप छोटा इसका टुकड़ा आप करते जाओगे, बट कभी भी आपको सिंगल पोल इंडिपेंडेंट आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। मीन्स हमेशा ये क्या रहेंगे, हमेशा ये पेयर में ही रहते हैं, विदाउट पेयर ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसा कि आपने देखा था अभी एटॉमिक मॉडल में, तो अगर हम इसको एटॉमिक लेवल तक भी ब्रेक करें तो उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन की वजह से क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है। तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ रही है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, करंट कैरिंग लूप है, तो वहाँ भी तो नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी मैग्नेट हम सिंगल मोनोपोल, मतलब क्या हो रहा है कि नॉर्थ या साउथ पोल हम सेपरेट नहीं कर सकते, हमेशा ये क्या होंगे, पेयर में ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वल स्ट्रेंथ। मीन्स यहाँ पे आपका जो नॉर्थ पोल है ये और दूसरा क्या है साउथ, दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं। जैसे चार्ज के केस में हम डायपोल बनाते थे, तो डायपोल में एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, मीन्स मैग्नीट्यूड में सेम होता था बट क्या होता था नेचर में जस्ट अपोजिट। वैसे मैग्नेट ऑलरेडी होता है, वहाँ पे हमें खुद बिल्डअप करना पड़ता है, बट ये ऑलरेडी बने होते हैं, रेडीमेड होते हैं। मीन्स हमेशा कोई भी मैग्नेट पेयर में रहेगा, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पेयर में रहेंगे। दूसरी चीज़, दोनों का स्ट्रेंथ जो होगा, दोनों का स्ट्रेंथ सेम रहेगा, ठीक है। मीन्स अगर इसकी 10 यूनिट स्ट्रेंथ है तो इसकी भी है अपने आप 10 यूनिट ही रहेगी। हमेशा ये दोनों का स्ट्रेंथ जो होता है इक्वल होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हमेशा सारे मैग्नेट को क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हैं, बिकॉज वो हमेशा पेयर में ही होते हैं और दोनों का जो नेचर होता है जस्ट अपोजिट नेचर के होते हैं, ओके। तो इस तरीके से ये हो गई सारे मैग्नेट की हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ये मैग्नेट के सारे कोई भी मैग्नेट, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, ये सारी प्रॉपर्टी हर मैग्नेट में आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेट के, परमानेंट, आर्टिफिशियल आपका है, आपका नेचुरल मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट होगा, ये सारी प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे दिखाई देंगी, ओके। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसा आपको चार्ज के केस में भी याद होगा कि प्रॉपर्टी के बाद हमने एक्चुअली में डिस्कस किया था मेथड ऑफ चार्जिंग, बट यहाँ पे मेथड जो है, मेथड के जो सिमिलर जो चीज़ है यहाँ पे प्रोसेस, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। बट यहाँ पे अभी हम करते हैं कुलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे वहाँ पे हमने मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद डिस्कस किया था कुलॉम्स लॉ, ठीक है। तो उसी तरीके से चार्ज के लिए जैसे कुलॉम्स लॉ, उसी तरीके से एकदम सिमिलर आपका किसके लिए है, आपके परमानेंट मैग्नेट के लिए भी है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट या आप किसी मैग्नेट के लिए भी आपका कुलॉम्स लॉ फॉलो करता है, ठीक है। कुलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, सपोज दैट दो मैग्नेट हैं, अब ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ, दूसरा मैग्नेट है जिसका ये सपोज करते हैं नॉर्थ है और ये साउथ। तो अब ये दोनों मैग्नेट का जो ये पोल है, अपोजिट पोल क्या करेंगे, एक चीज़ और प्रॉपर्टी में आप उसको याद रखिएगा कि लाइक पोल क्या होते हैं, रिपेल करते हैं चार्ज की तरह, और आपका अपोजिट पोल जो होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एंड अगर यहाँ पे भी साउथ होता है, साउथ साउथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मीन्स कोई भी लाइक नॉर्थ नॉर्थ भी रिपेल करेंगे, साउथ साउथ भी रिपेल करेंगे, बट नॉर्थ और साउथ अगर एक दूसरे के इंट्रैक्शन में आएंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज दैट ये साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ, इनके बीच की जो सेपरेशन है सपोज करते हैं यहाँ पे r है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कुलॉम्स लॉ, और यहाँ पे एक और नई चीज़, यहाँ चार्ज नहीं लेते हैं, यहाँ पे पोल की स्ट्रेंथ लेते हैं, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज करिए इसका m1 स्ट्रेंथ, इसका क्या है, m2 स्ट्रेंथ का है। तो यहाँ पे इनके बीच जो फोर्स लगे, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द टू पोल्स, ठीक है, या बोथ पोल्स। एंड नेक्स्ट, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ओके। देन ओवरऑल इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या लिख सकते हैं, m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे m1 क्या है, m1 m2 क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। देन
यहाँ से यफ की वैल्यू अगर हम लिखें तो यफ की वैल्यू प्रोपोर्शनल हटाते हो तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है यहाँ पे आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है कि ये जो आपका वहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता था, बट यहाँ पे क्या होता है, ये मैग्नेटिक कांस्टेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है म्यू नॉट अपान 4 पाई की हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ 10⁻⁷। ओके, तो ये हो गया आपका कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, तो ये हो गया एकदम, आपको हमने पहले ही बोल रखा है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से एकदम से कोरिलेट करेगा। ठीक है, देन ये आपका कूलॉम्स लॉ आ गया किसके लिए, मैग्नेटिज्म के लिए। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जैसे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, तो उससे पहले आप जान लो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही सिमिलरली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट क्या या मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करे, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। ठीक है, द स्पेस वेयर द अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स, दैट स्पेस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड के बाद हम एक्चुअली में डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। जैसे वहाँ पे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, या जिसे नॉर्मली हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज़ होती हैं, तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए सपोज दैट हमने क्या लिया, एक बार मैग्नेट लिया जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो कैसे ड्रॉ कैसे करते हैं, तो डिफाइन या ड्रॉ कैसे करेंगे, तो इसके नेबर में अगर आप कहीं भी मैग्नेटिक निडल प्लेस करो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे प्लेस किया मैग्नेटिक निडल, तो मैग्नेटिक निडल का जो हेड होता है, ये हेड इस तरफ हेड है, ये जो आपका हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ को, और टेल क्या रिप्रेजेंट करता है, साउथ को। तो नॉर्थ पोल जिस तरफ पॉइंट करता है वही क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की पाथ होती है। ठीक है, मैग्नेटिक उसी इमेजिनरी पाथ को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। ओके, देन आप अलग अलग पॉइंट पे करते जाओगे तो इस तरीके से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने क्लास 10th में देखी होगी, आपने ड्रॉ की होगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से यहाँ पे मूव करती है और फिर अंदर साउथ से कहाँ चली जाती है, नॉर्थ की तरफ। इस तरीके से यहाँ पे इस का क्लोज लूप बनाती है, एक क्लोज लूप बनाती है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से ढेर सारी यहाँ पे ऐसे ही इस तरफ भी बनाएंगी। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि आपके जो कंपास निडल है किसी मैग्नेट के नेबर में आप रखते हो, तो वहाँ पे उसका नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करता है उसी पाथ को हम पॉइंट के पाथ को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। ओके, देन अब हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जैसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी में कि आपका ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल से इंटर करती है। ठीक है, और यहाँ पे इंटर करके टर्मिनेट नहीं हो जाती, मीन्स इसका एंड नहीं होता, बल्कि ये क्या करती है, फिर साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, लूप बनाने का मतलब क्या है, ना इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही इसमें कोई एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ से क्या करते हैं, इंटर करती हैं। ठीक है, और फिर अंदर फिर साउथ से कहाँ चली जाती है, नॉर्थ में। इस तरीके से एक आप कह सकते हो कि ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। यही जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से यही प्रॉपर्टी अलग होती है। इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव से निकल के कहाँ जाती थी, निगेटिव। इस तरीके से ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट के केस में ये जो है नॉर्थ पोल से निकलते बाहर की तरफ क्या होते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, बट अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। इस तरीके से क्लोज लूप बनाती है, बट ये क्या होता है, कोई भी लूप फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो गई आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे ये डिफरेंस है, इसको भी हमने क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, इसमें डायरेक्शन आपसे पूछता है, तो डायरेक्शन आप कहोगे कि मैग्नेट के आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर मूव करती हैं, नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ, बट इन साइड में क्या होती हैं, साउथ टू
नॉर्थ मूव करती है। इसके इनसाइड में, मैग्नेट के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव करती हैं किस तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, बट आउटसाइड या कह सकते हो एयर में नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। जैसे कि इसमें हमने डायरेक्शन डिफाइन किया था कि हमेशा ये पॉजिटिव से किधर जाती है, नेगेटिव की तरफ। ओके, देन अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम कि सपोज दैट किसी भी पॉइंट पे मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करना तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो ये टेंजेंट क्या बताएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यही सेम चीज़ें पढ़ी थी कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से किसी पॉइंट का जो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कोई भी पॉइंट का जो टेंजेंट होगा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में देखा था, कभी भी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती बट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। उसी तरीके से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मीन्स सेम रीज़न होगा, मीन्स ये अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर इसने इंटरसेक्ट किया तो वही सेम रीज़न होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था। इंटरसेक्ट ना करने का रीज़न सेम है, क्या है कि एक कॉमन पॉइंट आपको मिल जाएगा, इस कॉमन पॉइंट पे एक टेंजेंट आप फर्स्ट इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हो, दूसरा टेंजेंट आप इसके रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर दोगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन एक साथ एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये भी प्रॉपर्टी एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ही क्या सिमिलर है। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डिग्री ऑफ क्लोजनेस, जहाँ पे ज़्यादा क्लोज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा है वहाँ पे कम होगी। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एकदम सेम है कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि पोल के पास, इस तरीके से आप देखोगे पोल के पास जो होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का क्लोजनेस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ यहाँ पे भी ज़्यादा होता है और यहाँ पे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोजनेस होती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की ये क्या होती है, ज़्यादा होती हैं। लेकिन इधर की साइड में क्या होती है, इधर देखोगे आप इस तरीके से ये ऐसे यहाँ पे क्लोजनेस कम हो गई, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है इसकी डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे उसमें डिस्कस किया था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं लॉन्गिट्यूडिनली ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं। मीन्स ये आपका एक तरीके से बोल सकते हो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती हैं, मीन्स एक खींचे हुए डोरी की तरह। मीन्स अगर इसको हम फ्री छोड़ दें तो क्या करेंगे, कंप्रेस होंगी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी फील्ड लाइन क्या करती हैं, लॉन्गिट्यूडिनली जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी रखती हैं, और आपका लैटरली जो है वाइडन की प्रॉपर्टी रखती है। लैटरली वाइडन का मतलब क्या होगा कि अगर लैटरली एक दूसरे को ये क्या कर रही होंगी, से दूर जाना चाहेंगी। ठीक है, और लेंथ के अलॉन्ग ये क्या करना चाहेंगे, एक दूसरे मतलब ये सिकुड़ना चाहेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेंगे। देन इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, एकदम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह एकदम सेम बिहेवियर इनका भी होता है। देन नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि जैसे ये सपोज दैट ये आपका मैग्नेट है नॉर्थ और ये है साउथ, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये जो होती हैं एयर से भी पास करती हैं और मैग्नेटिक मटेरियल से भी पास करती हैं। जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे क्या करती हैं, पास कर जाती हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती कंडक्टर से पास नहीं कर पाती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से पास भी हो सकती हैं। और इनकी प्रॉपर्टी एक ये है कि हमेशा जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं एयर के प्रेफरेंस में किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल से पास होना ज़्यादा प्रेफरेंस करती हैं। ठीक है, ज़्यादा जैसे सपोज दैट अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सपोज दैट एयर में पास हो रही है यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया। ठीक है, तो मटेरियल रखने के बाद अब ये फील्ड लाइन ऐसे बेंड करके जाएंगी, ऐसे बेंड करके जाएंगी। मींस ये जो एयर से जा रही थी
फर्स्ट प्रेफरेंस इनका कहाँ से होगा, मैग्नेटिक मटेरियल से पास होने का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या यूज़ करते हैं, आयरन कोर यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल से ज़्यादा प्रेफरेंस इसको एयर से ज़्यादा प्रेफरेंस इसको देती है मैग्नेटिक मटेरियल से पास होने को, ओके। तो इस तरीके से ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट होती हैं। देन आपने देखा कि काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एकदम डिक्टो मैच कर रही हैं। कुछ एक दो प्रॉपर्टी हैं जो कि उससे थोड़ा सा अलग हैं, तो उन्हीं जो अलग है उनको आपको अच्छे से याद रखना, और जो मैच कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ठीक है। देन अब हम आगे भी इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट उससे पहले आप चैप्टर 1 मीन्स इलेक्ट्रोस्टैट को आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लो, बिकॉज उससे हम सारी चीज़ें इसमें आगे के लेक्चर में और भी ज़्यादा चीज़ें इसमें हम उससे कंपेयर करेंगे, ओके। देन थैंक यू।